चलिए शुरू करते हैं। कहाँ तक बताया मैंने? चलिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ करंट कैरिंग लूप, वो पूरा हो गया था। अभी हमें डिस्कस करना है मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सर्कुलेटिंग चार्ज। हेडिंग बनाइए, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सर्कुलेटिंग चार्ज। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सर्कुलेटिंग चार्ज। इसमें हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, पहले तो थीम समझे इस टॉपिक का कि जैसे मान लीजिए कोई सर्कुलर पाथ पे कोई चार्ज घूम रहा है, तो सर्कुलर पाथ की कोई रेडियस से, मान लीजिए आर रेडियस है, तो मैं जानता हूं कि ये रियल में करंट कैरिंग कॉइल तो नहीं है, लेकिन अगर चार्ज घूम रहा है तो पहली बात तो दैट इज मेकिंग करंट। और चार्ज कहाँ घूम रहा है? सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो मुझे लगता है ये चीज जो है वो एक करंट कैरिंग कॉइल के इक्विवेलेंट है। ये चीज करंट कैरिंग कॉइल तो नहीं है, ये चीज करंट कैरिंग कॉइल तो नहीं है, पर उसके इक्विवेलेंट तो है। और अगर इक्विवेलेंट है तो वो अगर मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता था तो इसको भी क्या करना चाहिए? मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना चाहिए। ये मेरे टॉपिक का थीम है। और अगर चार्ज घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो घूमते हुए चार्ज के बारे में बहुत सारी चीजें होती है। कुछ वी होता है, ओमेगा होता है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। उनके सबके छोटे फॉर्मूला आप जानते भी होंगे। फॉर्मूला क्या होते हैं? वी बराबर ओमेगा आर। इसके अलावा ओमेगा इज 2 पाई एफ या 2 पाई/टी, पता है ना सब लोगों को? यस। तो बस इन्हीं फॉर्मूलाज की मदद से आज हमें काम करना है। यूं समझिए, मेरा टॉपिक तो क्या है? एक चार्ज सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। दिमाग में आता है, बोले क्यों शो करेगा? क्योंकि मेरा जो चार्ज सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है दैट इज इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग रिंग। और करंट कैरिंग रिंग तो करता था, तो ये भी करेगा। बस शायद फर्क ये पड़ेगा, कल तक मैं करंट के टर्म में बातें करता था और अब मैं करंट की बजाय चार्ज के टर्म में बात करूंगा, क्योंकि आज मेरे पास रियल में करंट नहीं है। आज तो मेरे पास रियल में तो क्या है? घूमता हुआ चार्ज है। मुझे सारी बातें किसमें करनी है? चार्ज के टर्म में करनी है। फोटो बना लीजिए और लिख लीजिए, चाहिए तो एक लाइन की। इट इज इक्वलेंट टू करंट कैरिंग रिंग, so it exhibits so it exhibits मैग्नेटिक बिहेवियर। एग्जिबिट मतलब रिप्रेजेंट्स, एग्जिबिट या शोज लिख दो। मैग्नेटिक बिहेवियर इट शोज मैग्नेटिक बिहेवियर। और अभी आप देखेंगे सारा काम करने में जो छोटी छोटी फॉर्मूला ना, वी ओमेगा आर, ये सब हमारी हेल्प करने वाले हैं, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर हम ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अपने एग्जाम के लिए, नीट के लिए तो टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे घंटा तक मैं इसके बारे में बोलता रहूंगा। एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि पिछले 10 साल में नीट में 5 या 6 बार क्वेश्चन आ चुका है इसका। लगभग हर एक आध साल छोड़ के इसका सवाल आता है, बहुत ही आसान सवाल आता है। अच्छा, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। अपने एटम्स में सर्कुलर ऑर्बिट आप लोग मानते हो ना, उसमें इलेक्ट्रॉन बैठे हैं कि घूम रहे हैं? घूम रहे हैं। तो सर्कुलर ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, आई थिंक वो इस टॉपिक का या इस हेडिंग का बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। तो लिख दो ना एग्जांपल करके भी कि इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ एटम्स, सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ एटम्स। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ये इसका एकदम परफेक्ट एग्जांपल हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। मुझे इसके बारे में आपसे 4 बात करनी है। शुरू करते हैं। एक बात इज करंट। एक बात इज करंट। ऑब्वियसली आप कह रहे हैं कि चार्ज के घूमने से करंट बनेगी, तो मुझे करंट को लिखना आना चाहिए। कितनी करंट बनेगी, उसको कैसे लिखेंगे? आइए, करंट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आई बराबर हम लोग पढ़ते हैं dq/dt। तो यहाँ पे q को अपॉन टाइम पीरियड को t लिख सकते हैं। क्या मैं करंट को q इंटू एफ भी लिख सकता हूँ ना? क्या मैं इसी को q ओमेगा अपॉन 2 पाई भी लिख सकता हूँ? क्या मैं इसी को qv अपॉन 2 पाई r भी लिख सकते हैं? यस। तो आप देखिए, क्योंकि मामला मूविंग चार्ज का था तो मैंने करंट को कई तरह से लिख दिया है। सर्कुलेटिंग चार्ज का था, ये तो सब जानते हैं, dq/dt। तो चार्ज तो क्यों घूम रहा है? अगर मैं कहूंगा कि घूमने में टाइम पीरियड t लग रहा है, तो करंट क्या हो जाएगा? q/t। मैंने बोला फ्रीक्वेंसी f है, तो क्या हो जाएगा? qf।
क्या मैं एफ को यहाँ से ओमेगा अपॉन 2 पाई लिख सकता हूँ ना? तो ये क्या हो जाएगा, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। क्या मैं ओमेगा को यहाँ से वी बाय आर लिख सकता हूँ ना? तो यहाँ पे वी बाय आर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, क्यू वी बाय 2 पाई आर। तो मुझे बताया हम कर्ण को कैसे लिख पा रहे हैं, एक तरह से कि बहुत तरह से, बहुत तरह से। अब मुद्दा ये कि यार सवाल में कैसे लिखना है, आपने 4-5 तरह से लिख दिया, एग्जाम में सवाल में कैसे लिखेंगे? सवाल में वैसे लिखेंगे जो हमें दिया जाएगा। अगर मैंने कभी कहा क्यू चार्ज घूम रहा है ओमेगा से, कर्ण बताइए, क्यू और ओमेगा, तो फिर मुझे ये लिखना पड़ेगा। मैंने बोला क्यू चार्ज घूम रहा है वी से, तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। क्यू चार्ज घूम रहा है फ्रीक्वेंसी एफ से, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो एग्जाम में जो हमें दिया जाता है, सवाल में जो पैरामीटर दिए जाते हैं, कि हमारा आंसर उसी के टर्म में होना चाहिए, यस। तो मैंने तो अभी प्रैक्टिस के लिए आपको सब तरह से लिख के बताया है। सवाल की भाषा से आप तय करेंगे कि आपको क्यू बाई टी लिखना है, कि क्यू एफ लिखना है, कि क्यू ओमेगा लिखना है, वो सब आप तय करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा करंट को लिखने का तरीका। और आगे बढ़ते हैं। ये तो आता भी होगा ना आप लोगों को, पहले बेसिक होता है तो कई जगह हम लोग यूज करते हैं, ये हो जाएगा। जैसा कि मैं कह रहा था कि इस टॉपिक का सबसे बढ़िया एग्जांपल है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपको पता होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत कहाँ से करते हैं, बोर मॉडल, हाइड्रोजन एटम। चलते हैं हाइड्रोजन एटम में, मैंने सुना है कि पहला जो ऑर्बिट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो अगर आप कहते हो कि घूमते हुए चार्ज की वजह से करंट बनती है, तो आपके हाइड्रोजन में जो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी वजह से भी करंट बननी चाहिए। चलो पकड़ते हैं, हाइड्रोजन एटम में चलते हैं। इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम, यस। हाइड्रोजन एटम का जो पहला ऑर्बिट होता है उसकी सब चीजें स्टैंडर्ड है, वो हमें याद भी होती है, रेडियस याद होती है, एनर्जी याद होती है, स्पीड वगैरह सब याद होती है ना हम लोग को। तो आओ हाइड्रोजन एटम में चलते हैं, कोई ऐसा फॉर्मूला पकड़ो जिसकी सब चीज हमें पता हो। इसी को ले लेते हैं। आई बराबर कितना हो जाएगा, ईवी अपॉन 2 पाई आर, ये हो जाएगा। ई की वैल्यू ये हो जाएगी, वी की वैल्यू 2.2 इंटू 10 पावर 6 होता है ना लगभग। 2.18 लिखते हो आप लोग, मैंने 2.2 लिख दिया। 2 पाई, रेडियस कितनी होती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो उसको अपन एडजस्ट करेंगे। तो अगर आप इसको पूरा सोल्व करके देखते हैं तो आपको मिल रहा है आई की वैल्यू 0.96 मिली एम्पियर, रफली याद करें 1 मिली एम्पियर। पूरा सोल्व करेंगे तो 0.96 के आसपास आएगा। 0.96 याद करना थोड़ा मुश्किल है, दिमाग में इमेज बना लो। हाइड्रोजन के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, उस एक इलेक्ट्रॉन के घूमने से लगभग कितनी करंट प्रोड्यूस होती है, 1 मिली एम्पियर। बुक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन है, कई जगह ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो आप 1 मिली एम्पियर के सबसे नजदीक जो वैल्यू दिखेगी ना चार ऑप्शन में, उसको आप टिक कर दीजिए। 0.9 से याद करना मुश्किल है, इसलिए मैं 1 मिली एम्पियर लिख के दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, हो जाएगा ये। कभी कभी हमसे पूछते हैं इन सेम एटम, इन सेम एटम अपर ऑर्बिट, हमसे पूछा जाता है कि उसी एटम में उसी इलेक्ट्रॉन को अगर ऊपर शिफ्ट कर दें, तो बोलो कि करंट का नंबर ऑफ ऑर्बिट के साथ क्या रिलेशन होगा। नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है ना, जैसे n बराबर 1, n बराबर 2 लिखते हो ना आप लोग ऐसा, तो बोले उसके साथ क्या रिलेशन होगा। इसके लिए मैं आपके बोर मॉडल की चीजें यूज कर लेता हूँ। बोर मॉडल आप जानते हैं, रेडियस आप लिखा करते हैं 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। इज इट प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर जेड। आप तो एटम, तो उसी एटम में बात कर रहे हो ना, एटम चेंज हो रहा है कि उसी एटम, उसी एटम। शायद एटम चेंज हो रहा तो जेड भी चेंज हो जाता, लेकिन आप बोले उसी एटम में, तो जेड तो वही है। तो बस आप क्या कर रहे हो, ऊपर जा रहे हो ना। तो क्या आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर आ गया, यस। बी बराबर आप लोग लिखा करते हैं 2.2 10 पावर 6 और जेड बाय एन। इज इट प्रोपोर्शनल टू 1/n, ये हो जाएगा। तो ये चीजें आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चलो, मुझे रिलेशन जानना है तो क्या करें, किसी भी एक फॉर्मूला को पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं क्यू वी बाई 2 पी आर को। आई बराबर क्या था, क्यू वी अपॉन 2 पाई आर। तुमने बोला यार वो एन के साथ रिलेशन चाहिए, क्यू और 2 पाई तो बकवास चीजें हैं। वी के बारे में क्या हो रहा है, 1/n, और आर के बारे में एन स्क्वायर। बोलिए क्या आई प्रोपोर्शनल टू, क्या 1/n³ हो जाएगा। यानी करंट का नंबर ऑफ ऑर्बिट के साथ क्या रिलेशन आया है, आई प्रोपोर्शनल टू 1/n³, ये रिलेशन आया है। किताबों में डायरेक्ट क्वेश्चन अवेलेबल है, आई का एन के साथ क्या रिलेशन, बोलता है प्रोपोर्शनल टू 1/n, 1/n², 1/n³ 1/n4, मेरा रिलेशन है 1/n³। चाहे तो याद कर ले और चाहे तो आप बना के भी देख सकते हैं। आई थिंक बनाने का प्रोसेस मैंने बताया ना आप लोगों को, इसलिए इतनी सारी बात कर रहे हैं। पहले तो ये लिखो साइड में, फिर फट से आप बोर मॉडल का जानते हो ना हिसाब, वहां से भी खुद भी बना सकते हैं, ये आंसर आएगा।
इसके ऊपर बुक्स में क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा, जैसे हम कभी कह देंगे हाइड्रोजन एटम में पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के घूमने से करंट बन रहा है आई नॉट, करंट बन रहा है आई नॉट। उसी एटम में उसी इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट किया, करंट हो जाएगा आई नॉट बाई 8। तीसरे में शिफ्ट करेंगे तो आई नॉट बाई 27। वो आप आंसर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हैं और इसको डायरेक्ट रिलेशन के फॉर्म में भी कई जगह पूछा हुआ है, ये आपसे आना चाहिए। ये था करंट के बारे में, ये थी एक बात। नाउ दो बात इज बी सेंटर। बी सेंटर, अगर आप ये मान ही चुके हैं कि ये करंट कैरिंग रिंग के इक्विवेलेंट है तो ऑब्वियसली क्या सेंटर पे बी बनाएगा ये? यस, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो अब मुझे क्या लिखना है, सेंटर पे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। हर बार में हर एक में इस तरह से खूब सारी बातें करूँ। जैसे करंट में मैंने क्या किया, इतनी सारी बातें करी ना आपसे, वैसे सभी में आपसे मैं इतनी सारी बातें करने वाला हूँ। आपने बोला यार उस सेंटर पे बी कितना बनेगा, चलो देखते हैं। अगर वाकई में करंट कैरिंग रिंग होता तो शायद मैं करंट बी को ये लिखता। अगर वाकई में करंट कैरिंग रिंग होता मैं ये लिखता ना। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास वास्तव में करंट है कि नहीं है? नहीं है, मेरे पास तो मूविंग चार्ज है। तो फॉर्मूला यही है, बस अब क्या करें, आई को क्या हम चार्ज के टर्म में रिप्लेस कर दें? और एक तरह से कि कई तरह से तो आ जाओ। मैं इसको लिखता हूँ म्यू नॉट क्यू एफ अपॉन 2 आर। मैं इसको लिखता हूँ म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 4 पाई आर। मैं इसको लिखता हूँ म्यू नॉट क्यू वी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। बी को हम इस प्रकार से कई तरह से लिख सकते हैं, करना कुछ भी नहीं है, बस करंट को तरह तरह से लिखते जाइए तो आपका आंसर भी तरह तरह से आता जाएगा। और जब मैं आपसे कह रहा था ना कि एग्जाम में 5-6 बार सवाल आ चुका है, 5-6 बार में कम से कम 3-4 बार सवाल तो सिर्फ यही आया है, क्यू चार्ज घूम रहा है तो बताइए सेंटर पे कितना पी बनेगा। क्यू चार्ज सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, बताइए सेंटर पे कितना पी बनेगा। तो ये रहे बी के एक्सप्रेशन। कभी वो एफ के टर्म में पूछा जा चुका है, कभी एक दो बार वी के टर्म में आ चुका है, ओमेगा में आ चुका है। समझ रहे हैं, किसी भी टर्म में पूछ लेगा कि हाँ, बस वो बोल देगा, हमें आंसर कैसा देना वो तय करेगा। यस, मुझे पूछ रहा है बी कितना बनेगा। अब बी का आंसर तो सभी सही है, मगर मुझे एफ में बोलना है कि ओमेगा में, वो देगा। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला क्यू चार्ज सर्कुलर पाथ पे ओमेगा से घूम रहा है, बताइए पी कितना बनेगा। तो क्यू चार्ज ओमेगा से घूम रहा है तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आंसर किसमें दूं, ओमेगा में। क्या मैं इसको सेलेक्ट करूंगा? क्यू चार्ज वी से घूम रहा है बताइए, तो ये हो जाएगा। क्यू चार्ज एफ से घूम रहा है तो बताइए, ये हो जाएगा। तो वो कैसे लिखना है, वो जो मुझे देगा उसके हिसाब से तय होगा। और सारे सवाल आ चुके हैं, जो 3-4 बार सवाल इसी के आ चुके हैं। फ्रीक्वेंसी वाला भी कुछ भी पूछ लेता है, वो बना के हम बोल सकते हैं। तो फिर मैं कहूंगा इसको याद करने की कोशिश मत करना, याद करोगे तो भूल चूक हो जाएगी ना। देख रहे हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, सब गड़बड़ हो जाएगा। मेरी सलाह है इसको मत याद करना। जब भी आपको जरूरत पड़े तो पहले तो ये फॉर्मूला लिख लेना साइड। ये तो सबको रट गया होगा अभी तक। और ये लिख करके करंट को उस फॉर्मेट में तैयार करना जो मैंने दिया है। अगर मैंने बोला ओमेगा में आंसर चाहिए तो करंट को सेपरेटली ओमेगा में तैयार करना। मैंने बोला वी में आंसर चाहिए तो करंट को सेपरेटली वी में तैयार करना। तो करंट को सेपरेटली तैयार करके फिर यहाँ पे चिपका देना, तो उससे एकदम सही आंसर आएगा। याद करने में तो भूल चूक होने का चांस रहेगा। सुन लिया सब लोगों ने, ये है। और मैं आपको अगर और आइडिया दूं तो, जैसे एक बार उसने पूछा कि क्यू चार्ज का पार्टिकल आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे टेंजेंशियल स्पीड वी से घूम रहा है, तो बताइए सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब वही बी। बी बोले बी कितना होगा पूछा। और ऑब्वियसली उसने भी सारे ऑप्शन बी के टर्म में ही दिए थे, लेकिन क्या किया, एक तो ये छाप दिया और 3 बाकी इससे थोड़ा मिलते जुलते छाप दिए। समझ रहे क्या क्या वेरिएशन डालेगा, 4 पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर, समझ रहे, थोड़ा थोड़ा सा मिलता जुलता सा डाल दिया। तो हमें क्या है कि उनको याद बात नहीं करना है, तुरंत बना के देखेंगे तो जो आ रहा है वो आंसर हो जाएगा। 3 तो इसके अगल बगल थोड़े से हो जाएंगे मिलते जुलते से, और बाकी एक देना ही पड़ेगा। आंसर कर सकते हैं ना। इस तरह से अपने एग्जाम में एक बार क्वेश्चन ये भी था कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है फ्रीक्वेंसी एन से। फ्रीक्वेंसी को उसने एन बोला था, एन एन लिखते हैं ना हम लोग। तो बोलिए क्या मुझे ये आंसर देना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी एन हर्ट्ज से घूम रहा है तो क्या मुझे ये आंसर देना? एफ, मैं एफ बोल रहा हूँ, उसने क्या लिख दिया इसको, एन लिख दिया, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी अपने एग्जाम में आए हुए हैं। ये हो जाएगा। वापस से आए, हाइड्रोजन एटम में चलते हैं। इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में फॉर्मूला मैनेज कर लेते हैं। हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट, उसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और फर्स्ट ऑर्बिट की तो सब चीजें हम जानते भी हैं। कोई भी फॉर्मूला पकड़ लो, बी, इसी को ले लेते हैं म्यू नॉट
ई वी अपॉन 4 पाई r²। अब आप देखो, अगर मैं इसमें सारी वैल्यूज डाल दूं, फर्स्ट ऑर्बिट की सब चीजें हमें याद है ना, स्पीड भी याद है, सब वैल्यू डाल दें, अगर सोल्व करके देख लेना घर पे, अप्रोक्स आएगा 12.5 टेस्ला। रफली याद करो 12.5 टेस्ला। सोल्व करेंगे तो 12.3 आएगा, सोल्व करने पर 12.3 आएगा, मगर याद करने के हिसाब से ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, 12.5 टेस्ला। तो इसका फील लाइए दिमाग में कि जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि हाइड्रोजन एटम होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, आज जाके पता लगा है कि एक हाइड्रोजन एटम में वो जो एक इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहा है, उस एक इलेक्ट्रॉन के घूमने मात्र से कितना फील्ड बन रहा है, 12.5 टेस्ला। 12.5 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैं फिर बोल दूं, एग्जैक्ट आएगा कुछ 12.3 समथिंग आएगा। चीजों को थोड़ा सा याद करने के हिसाब से मैंने जानबूझ के 12.5 लिखा दिया, रफली 12-12.5 टेस्ला बने। ठीक है, ये तो हो जाएगा इसके बारे में, हाइड्रोजन एटम। फिर वही बात है, ऊपर जाएंगे तो इन सेम एटम अपर ऑर्बिट, सेम एटम में ऊपर जाने पर, अपर ऑर्बिट में जाने पर वापस से रिलेशन ढूंढने जा रहे हैं बी का। बी बराबर क्या है आपका, म्यू नॉट क्यू वी अपॉन 4 पाई r², ये आपका रिलेशन है। तो हमें एन के साथ, नंबर ऑफ ऑर्बिट के साथ रिलेशन ढूंढना है, तो वही मैंने बताया था ना अभी, उस तरह से। चलो, म्यू नॉट और क्यू और 4 पाई तो बकवास है। वी के बारे में क्या होगा, 1/n, और ये क्या होगा, 1/n² का भी होल स्क्वायर। So this time I'm getting b proportional to 1/n5. b proportional to 1/n5 ये रहेगा। तो जिस तरह हमने करंट का हिसाब किया था, 1/n³ आया था वहां पे, उस तरह से हमने b का भी हिसाब कर लिया, दैट इज 1/n5। कैसा है वो आप समझ भी रहे हैं, कैसा आया होगा। डायरेक्ट रिलेशन भी पूछा जा सकता है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल बना के पूछा जा सकता है। वही न्यूमेरिकल पूछने का तरीका क्या होगा कि वही हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन के घूमने से सेंटर में माहौल बन रहा है b0, उसी एटम में उसी इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट में शिफ्ट कर दिया, माहौल विल बी b0/32 हो जाएगा ना, 2 की पावर 5 करके देख लो, 32 आ जाएगा, b0/32 कर सकते हैं। चल, ये थी 2 बात, नाउ 3 बात। मैग्नेटिक मोमेंट, कैपिटल एम। ऑब्वियसली ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से कोई ना कोई मैग्नेटिक मोमेंट बनना चाहिए, तो हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट की चर्चा करने जा रहे हैं। मैग्नेटिक मोमेंट बिल्कुल इस तरह से, मैं हर जगह पे 3-3-4 बातें कर रहा हूँ आपसे। आइए, मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है आपको। आप सब जान रहे हैं कि अगर मेरे पास रियल में करंट कैरिंग रिंग होती तो शायद मैं ये लिखता, NIA। अगर रियल में करंट कैरिंग रिंग होती तो मैं क्या लिखता, NIA। एन तो 1 है, आई को आई लिखा, और एरिया को क्या लिखता मैं, पाया, अगर रियल में होती। लेकिन आज मेरे पास सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग है ही नहीं, मेरे पास तो सर्कुलर पाथ पे चलता हुआ चार्ज है, तो क्या करना है मुझे, क्या मैं करंट को चार्ज से रिप्लेस कर सकता हूँ ना, और एक तरह से कि कई तरह से, कई, तो बस एम के तरह तरह के फॉर्मूला आ जाएंगे। अब वो एग्जामिनर तय करेगा कि इसको एम किस में चाहिए, उसने बोला एफ में बता तो मैं अकॉर्डिंगली सेट करूंगा, उसने बोला यार वी में बता तो मैं अकॉर्डिंगली सेट करूंगा। तो आप करके देखते हैं, अगर चाहिए तो मैं लिख दूं क्यू एफ, ये हो जाएगा πr²। इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, Q⍵r²/2। इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, QVr/2। तो हम लोग m के एक्सप्रेशन भी कई तरह से लिख पा रहे हैं। वो जो मैं भी आपसे कह रहा था कि एग्जाम में 5-6 बार सवाल आ गया पिछले 10 साल में, उसमें यही हुआ है, 3-4 बार तो बी के बारे में पूछा है और 2-3 बार इसने एम के बारे में, समझ रहे हैं ना आप लोग। कभी बी का एक्सप्रेशन पूछा और कभी एम का पूछा, और उसमें भी कभी ओमेगा में, कभी एफ में, कभी वी में, कुछ भी पूछ रहा है, मतलब कुल मिला के बी और एम के एक्सप्रेशन ही पूछे गए हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। मैं फिर कहूंगा, आई थिंक इसको भी याद नहीं करना चाहिए, याद करें तो भूल जाएंगे ना हम लोग। आई थिंक ये तो सबको याद होता है ना, NIA, तो फट से ये लिखा। फिर आप डिमांड देखो कि अगला क्या चाहता है, अगला ओमेगा में मांग रहा है, तो आई को सेपरेटली ओमेगा में तैयार करके यहाँ चिपका दोगे तो एकदम बेस्ट आ जाएगा। कर लेंगे ऐसा। चलिए, ये था एम के बारे में। और आइए हाइड्रोजन एटम में चलते हैं। इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में एम बराबर हो जाएगा EV r/2। हाइड्रोजन एटम में
चार्ज के नाम पे कितना चार्ज घूम रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो मैंने ई लिखा। तो अगर दो घूमते होते तो शायद मैं टू ही लिखता, लेकिन आपने बोला ना एक घूम रहा है तो ई लिख दिया। तो ई और वी और आर सब हम लोग जानते हैं ना, सब लगा के सोल्व कर लेंगे तो आपको मिल रहा है 0.923 एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर। ये मुझे वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू मिलती है, और इसको आप पहचानते होंगे 1 बोहर मैग्नेटॉन, 1 म्यू बी, 1 बोहर मैग्नेटॉन, ये रहेगा। हम्म। तो आपको याद है बोर मैग्नेटोन हमारा सुना हुआ शब्द है। मैंने पहले तो कभी नहीं बोला, लेकिन अब आज मैं डिफाइन कर सकता हूँ ना। आपको याद है मैंने जब जब मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा है आप लोगों को, चाहे वो मैंने बार मैग्नेट का पढ़ाया था, चाहे मैंने कोयल का पढ़ाया था, मैं बोलता था ना मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डिनरी यूनिट क्या था, एम्पीयर इनटू मीटर स्क्वायर। और मैं बोलता था मैं बोलता था स्पेस यूनिट क्या हो जाएगा, बोर मैग्नेटॉन। तो मैं वैल्यू लिखा देता, बोले ये रहेगा। आज हम लोग बोर मैग्नेट को डिफाइन कर सकते हैं। कोई पूछेगा ये बोर मैग्नेटॉन क्या है, शायद वर्ड भी रिलेट कर रहे हैं, वर्ड को पढ़ो ना, बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मतलब बोर मॉडल, शब्द पकड़ो ना। वन बोहर मैग्नेटॉन क्या होता है, बोहर मॉडल का जो हाइड्रोजन है उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन के घूमने से जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है, दैट इज डिफाइंड एज 1 बोहर मैग्नेटॉन। शायद शब्द रिलेट कर पा रहे हैं क्या, बोहर मॉडल मैग्नेटॉन मतलब लाइक यू नो मैग्नेटिक मोमेंट जो बन रहा है, समथिंग लाइक दैट। बोहर मॉडल का जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या बोल दिया, 1 बोहर मैग्नेटॉन। सिंबलाइज उसको ऐसा म्यू बी से करते हैं और उसकी वैल्यू ही आती है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि यार बोहर मैग्नेटॉन ये याद करना है। ठीक है, ये भी हो जाएगा। ये था हाइड्रोजन एटम में। फिर चलते हैं उसी में ऊपर की तरफ, इन सेम एटम अपर ऑर्बिट, उसी एटम में ऊपर जा रहे हैं। एम बराबर क्या था, क्यू वी आर बाई टू, ये रिलेशन था। क्यू टू तो बकवास है, ये हो गया एन और ये हो गया आपका एन स्क्वायर। यू आर गेटिंग एम प्रोपोर्शनल टू एन। मैग्नेटिक मोमेंट का एन के साथ क्या रिलेशन आया है, एम प्रोपोर्शनल टू एन, ये रिलेशन आया है, एम प्रोपोर्शनल टू एन। ये किसी जमाने में एम्स में आया क्वेश्चन है, सीधा सीधा रिलेशन पूछा था उन्होंने। तो पूरी कहानी सुना दी थी कि कोई हाइड्रोजन में ऐसा घूम रहे हैं, उसी को ऊपर पूरा कहानी सुनाई। क्या बोला कि मैग्नेटिक मोमेंट का नंबर ऑफ ऑर्बिट के साथ क्या रिलेशन रहेगा। तो मेरा जैसे यहाँ आ रहा था ना, यहाँ 1/n³ आ रहा था, अपने आप आया, यहाँ 1/n5 आया, और यहाँ क्या आया है m पे। तो इस तरह पूछा जा सकता है, एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, किताबों में इनको लेकर के क्वेश्चन हैं, वो सब आप बना सकते हैं। ये हो जाएगा। इसके बाद सवाल भी बन सकता है, कैसे, जैसे आंसर दीजिए। हाइड्रोजन एटम के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मान लीजिए उससे मोमेंट बन रहा है 1 बोर मैग्नेटॉन, बन ही रहा है वो तो ठीक है। उसी एटम में उसी इलेक्ट्रॉन को तीसरे ऑर्बिट में शिफ्ट किया, 3 बोर मैग्नेटॉन, 10वें में शिफ्ट किया तो 10 बोर, ऐसा बोल के आ जाए, कर सकते हैं ना, ये हो जाए। ये थी 3 बात ना, 4 बात। 4 बात में लिखे हैं, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ओके। आप जानते हैं इसके मैग्नेटिक मोमेंट को आप एम से दिखा रहे हैं, और एंगुलर मोमेंटम को शायद आप लोग एल से दिखाते हो ना, यस। तो मुझे पूछ रहे हैं कि एम और एल में क्या रिलेशन होगा, कर लेते हैं। एम, इसका एम अभी आपने क्या लिख के बताया था मुझे, क्यू वी आर बाई टू, ये लिखा हुआ। और इसी घूमते हुए चार्ज का एल, एंगुलर मोमेंटम, आप लिखा करते हैं एम वी आर, ये लिखा करते हो। मुझे पूछ रहे हैं कि एम और एल का क्या रिलेशन होगा, मैं डिवाइड कर लेता हूँ दोनों को, यहाँ लिख रहा हूँ। अगर डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, एम एल बराबर क्यू बाई टू एम आ जाएगा। ये मुझे पूछ रहे हैं कि घूमते हुए चार्ज के बारे में मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन क्या है। तो मैंने डिवाइड डिवाइड करके देखा, ये रिलेशन आ गया, एम बाय एल इज सिंपली क्यू बाय टू एम। ये जो एम बाय एल जो शब्द आया है, इसका एक स्पेशल नाम भी है, इसको बोलते हैं गायरो गायरो मैग्नेटिक रेशियो।
दिस इज गायरो मैग्नेटिक रेशियो। तो अगर कभी मान लीजिए मैंने कहा कि कोई फला फला पार्टिकल है उसका गायरो मैग्नेटिक रेशियो लाइए, तो आप सीधा सीधा क्या कर लेना, Q/2m। अगर मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन का गायरो मैग्नेटिक रेशियो लाइए, यानी मैंने क्या मांगा, ये मांगा है, और इलेक्ट्रॉन का ये जो है क्या वो Q/2m के बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं ना, और इलेक्ट्रॉन का मास भी आप जानते हैं, रख के सोल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, गायरो मैग्नेटिक रेशियो। तो ये टर्म भी जरूर लिखना है ताकि कभी सवाल बन जाए ना कि गायरो मैग्नेटिक रेशियो लाई, इसका मतलब क्या हो गया, M/L का वैल्यू लाना है या Q/2m लाना है। इसी को मैं आगे बढ़ा के ऐसा लिख सकता हूँ ना, M बराबर Q/2m इंटू एल, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। और क्या मैं इसको वेक्टर में लिखूं तो हो जाएगा ये Q/2m इंटू एल वेक्टर, ये हो जाएगा। M और L में रिलेशन चाहिए था, लिख दिया मैंने। ये तो प्लेन रिलेशन हो गया, और ये क्या हो गया, उसी का वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। जानबूझ के ऐसा लिख दिया, वेक्टर फॉर्म भी लिख दिया। ये जो वेक्टर फॉर्म है ये तो हो गया प्लेन फॉर्मेट, और ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्मेट। आपको याद होगा मैंने एक बार बोला था, किसी भी फॉर्मूला का वेक्टर फॉर्मेट में चार्ज मस्ट बी विद साइन। अगर मान लीजिए कभी चार्ज के लिए आपको ये लिखना हो तो क्या होना चाहिए, चार्ज मस्ट बी विद साइन, प्लेन नहीं वेक्टर वाले में होना पड़ेगा। यदि चार बात, सभी चारों बातें मैंने आपसे कर ली है, अब इनके बारे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। कंफर्टेबल है आप लोग? चार बात क्या क्या थी, पहली बात, कहां से बात शुरू हुई हमारी, एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो आपने बोला वो करंट कैरिंग रिंग तो नहीं है मगर उसके इक्विवेलेंट है, इसलिए वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। मैग्नेटिक बिहेवियर में क्या क्या बात होगी, चार्ज घूम रहा है तो कोई ना कोई करंट बनाता होगा, करंट को हमने कई तरह से लिखा और समझा। ऑब्वियसली करंट कैरिंग रिंग के इक्विवेलेंट है तो बी बनाएगा, तो बी के बारे में हमने लिखा और समझा। ऑब्वियसली करंट कैरिंग रिंग के इक्विवेलेंट है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी बनाएगा, उसको भी मैंने कई तरह से लिखा, रिलेशन, हाइड्रोजन एटम सब लिखा। और फाइनली एम और एल में रिलेशन चाहिए तो ये सब आ गया, तो पूरा टॉपिक क्लोज हो गया है। अब इसको लेकर के जो स्पेशल सवाल है वो हम करने जा रहे हैं। सवाल तो इसमें भी आ चुके हैं लेकिन कुछ खास बातें करनी है वो लेते हैं। चलिए सवाल लिखें। सबसे पहले नीट का ही सवाल लिखो आप। एक नीट में एक क्वेश्चन था कि, फोटो से दिखाता हूँ। उन्होंने बोला था इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, उन्होंने तो इलेक्ट्रॉन का सवाल दिया था, मैं प्रोटॉन भी लिख रहा हूँ डिफरेंस दिखाने के लिए। उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसके एम और एल में रिलेशन चाहिए, उसके एम और एल में रिलेशन चाहिए। और एग्जाम में सारे ऑप्शन वेक्टर में थे, एग्जाम में सारे ऑप्शन वेक्टर में थे। कुछ अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, एम वेक्टर विल बी माइनस ई टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एल वेक्टर। और अगर प्रोटॉन का सवाल हो तो मैं क्या लिखता, एम वेक्टर इज प्लस ई टू मास प्रोटॉन इनटू एल वेक्टर। एग्जाम में इलेक्ट्रॉन वाला था, प्रोटॉन वाला तो मैंने डिफरेंस दिखाने के लिए बताया। कुछ स्पेशल बात नजर आई इसके अंदर? ऑब्वियसली प्रोटॉन का सवाल में तो कोई गलती भी नहीं करेगा, गलती होने का चांस सिर्फ किसमें है, इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन नाम सुनते आदमी ये तो लिख ही देगा। मुद्दा यह है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं तो फिर आपको विद साइन लेना है, क्योंकि कौन से फॉर्मेट है, प्लेन या वेक्टर, वेक्टर फॉर्मेट है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खेल रहे थे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, तो प्रोटॉन खेल रहे थे, मास ऑफ प्रोटॉन, वो तो कॉमन सेंस की बात। अगला क्वेश्चन, इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम circulating electron, circulating electron is producing, is producing I naught, B naught and M naught। वही जो मैं अभी बोल के समझा था उसको क्वेश्चन बना के लिखा रहा हूँ। प्रोड्यूसिंग करंट कितना, आई नॉट, मैग्नेटिक फील्ड कितना, बी नॉट, और मोमेंट कितना, एम नॉट। ठीक है, प्रोड्यूसिंग दिस इज फुल स्टॉप। इफ इट इज शिफ्टेड, if it is shifted in second orbit, if shifted in second orbit, then shifted in second orbit, then, हाँ मुझे सभी की नई वैल्यू तैयार करनी है तो चलो लिख लेते हैं ताकि रिवीजन के टाइम आपको सब दिख जाएगा इसमें। चलिए, आई प्रोपोर्शनल टू 1/n³ था ना,
तो नया करंट हम लिख सकते हैं B प्रोपोर्शनल टू 1/n5 था ना, हम लोग नया B लिख सकते हैं, B0/32 आ जाएगा। और M डैश सॉरी M प्रोपोर्शनल टू n था ना, M डैश इज क्या 2m0 आ जाएगा। इस तरह से आंसर कर सकते हैं। तो अभी जो मैं वर्बली आपसे बोल रहा था उसी मैंने एक क्वेश्चन बना के लिखा दिया है ताकि रिवीजन के टाइम आप इसको रिकॉल कर पाए, ठीक है ना। तो ये मान लो मैं कहता थर्ड ऑर्बिट में शिफ्ट किया तो फिर अकॉर्डिंगली आंसर हो जाते हैं। मेन रिलेशन है ना 1/n³ याद है तो बना सकते हैं, ये भी हो जाएगा। और सुने, एक अपने नीट में ये क्वेश्चन था कि उन्होंने बोला था कि 1 बोर मिनटोन क्या होगा। चार ऑप्शन थे कि इनमें से 1 बोर मिनटोन क्या होगा, तो चारों में वैल्यू नहीं लिखी हुई थी। वैल्यू तो हमें याद है ना, ये वैल्यू वैल्यू नहीं लिखा हुआ था। सारे के सारे जो एक्सप्रेशन थे वो प्लैंक कांस्टेंट के टर्म में थे, प्लैंक कांस्टेंट यस उसके टर्म में थे। तो वो कैसे बनेगा, आओ अभी अभी हम सीख के आए थे क्या, क्या बात कर रहे हो आप लोग, हाइड्रोजन एटम ये बात कर रहे हो ना। अभी अभी हम क्या सीख के आए, m बराबर Q/2m/L, ये सीख के आए ना। यस तो आ जाओ m, हाँ जी Q को क्या लिख दिया E, और ये 2m और L को क्या h/2 लिखे। बोर मॉडल, बोर मॉडल स्टेबल ऑर्बिट की कंडीशन याद करते ना, L बराबर NH/2 फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होगा n तो 1, क्या ये हो जाएगा। बोर मॉडल में फर्स्ट ऑर्बिट का क्या होगा h/2, तो देखो ना ये कितना हो गया, दिस इज EH/4m। एग्जाम में ये आंसर, सारे ऑप्शन ऐसे थे EH/2m, EH/4m, EH/8m। मेरा आंसर क्या बन रहा है EH/4m। समझ में आया कैसे लिखा मैंने ये। और देख रहे हैं ये फॉर्मूला अपने लिए कितना यूजफुल है। मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा यूजफुल रिलेशन है। भाई मैं आपको बताऊंगा ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूजफुल रिलेशन है। ये जगह प्लैंक्स कांस्टेंट के टर्म में हमने बोर मैग्नेटों को लिखा है। इवन आप चाहें तो इसको घर पे सोल्व करके देख सकते हैं ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं, मास आप जानते हैं, प्लैंक कांस्टेंट भी आप जानते होंगे। वैल्यू लगा के सोल्व करके देखो, निश्चित वही आएगा, वही फिगर आना चाहिए ना। और वो नहीं आ रहा तो फिर या तो ये गलत हो गया है ना। अगर ये वाकई में सही है तो एग्जैक्टली वही फिगर आना चाहिए। कौन सा, 0.923 10⁻²⁰। आप घर पे चाहें तो ट्राई भी कर सकते हैं, ये आ जाएगा, ये भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अभी आप मुझे बताएं, जैसे चाहे कि एम्स वाला क्वेश्चन भी लिखो, इसमें दो लैंग्वेज लिखाऊंगा अगले क्वेश्चन में, कुछ डिफरेंस दिखाना है। लिखें फर्स्ट, अगले क्वेश्चन में दो लैंग्वेज रहेगी, कुछ बात करनी। फर्स्ट लिखें कि अ चार्ज मेकिंग सर्कल with speed v and radius r, speed v and radius r in effect of UTF b, in effect of UTF uniform transverse field b, UTF b, then इसे क्या समझ में आ रहा है, एक कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म ट्रांसफर फील्ड बी में गया, बी की वजह से उसके ऊपर फोर्स लगा होगा, और फोर्स के चक्कर में वो क्या मार रहा है, चक्कर मार रहा है। और चक्कर मार रहा है तो बोलिए क्या मैं उसकी रेडियस को ऐसा लिख दूं, आर बराबर mv/qb। तो मुझे पूछ रहे हैं कि रेडियस का v और b से क्या रिलेशन है, क्या रेडियस का प्रोपोर्शनल टू v/b हो रहा होगा। यस लिख लीजिए, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। लैंग्वेज लिख लो और ये लिख लो। सेकंड पार्ट लिखे हैं, अ चार्ज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, charge moving on circular path with speed v, radius small r, speed v and radius small r, and producing field b, producing field b field produce कर रहे हैं, producing field b, then बोल क्या हो, हाँ जी b producing field b। क्या मुझे इस भाषा के हिसाब से b का एक्सप्रेशन क्या v के टर्म में लिखना चाहिए,
आपने बोला ना वी से घूम रहा है, तो बोलो क्या मैंने बी को वी में लिखना बताया था अभी अभी? ये रहा। बी को तो हम ओमेगा में वी में सब में लिख सकते हैं, लेकिन आपके हिसाब से क्या लिखना चाहिए वी में? तो देखो ना बी का एक्सप्रेशन क्या होगा, म्यू नॉट क्यू वी अपॉन क्या 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ रहा है, क्या आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वी बाई बी आ रहा है? यहाँ से देखना आर प्रोपोर्शनल टू हो रहा है रूट ऑफ वी बाई बी। दोनों लैंग्वेज एक साथ लेने का मेरा उद्देश्य शायद समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कि यहाँ पर आर में ये रिलेशन चल रहा है और यहाँ पर वो चल रहा है कि रूट में चल रहा है, रूट में चल रहा है। आप देखो दोनों क्वेश्चन की भाषाएं शायद बिल्कुल अलग अलग है और दोनों का टॉपिक भी अलग अलग है। आई थिंक यहाँ पर बी की वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है और यहाँ पर शायद सर्कुलर मोशन की वजह से बी बन रहा है। सेम मामला की उल्टा पुल्टा मामला उल्टा है। ये फील करना है आप लोगों को, फिर सुन लीजिए। यहाँ पर बी आप लोगों ने लगाया था और बी की वजह से पार्टिकल क्या करने लगा, सर्कुलर मोशन करने लगा, तो रेडियस फेडियस करके लिख दिया। यहाँ पर बी हमने नहीं लगाया है, सर्कुलर पाथ पे चार्ज घूम रहा था, जैसे वहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन घूमता रहता ना एटम में, कोई हो रहा होगा किसी कारण से घूम रहा होगा, तो कोई किसी कारण से कोई चार्ज सर्कुलर पाथ पे घूम रहा था और घूम घूम के क्या प्रोड्यूस कर रहा था, बी प्रोड्यूस कर रहा था। तो फिर समझिए यहाँ पर बी की वजह से चक्कर पड़ रहे हैं, क्या चक्कर की वजह से क्या बी बन रहा है? यस। सेम की जस्ट उल्टा मामला है। तो ध्यान दीजिए जैसा केस हो वैसा काम करना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन एम्स में भी आ चुका है और एआईपीएमटी में भी आ चुका है, पहले जो एग्जाम अपने एआईपीएमटी के नाम से था ना उसमें क्वेश्चन ये आ गया दोनों बार। और अक्सर बच्चे क्या करते हैं ना, जब भी ये पूछते हैं तो तुरंत ये वाला आंसर चिपका देते हैं। बच्चे इस बात को रिलेट ही नहीं कर पाते कि ये मामला और ये मामला अलग है। ये मामला अपनी जगह सही है और ये मामला अपनी जगह सही है, सवाल हम इसके बारे में पूछ रहे हैं, बच्चे कहाँ पहुंच जाते हैं इस पे, कारण सुनिए। एक्चुअली क्या होता है ना, ज्यादा कॉमन शायद आप लोगों के लिए ये वाला है। जैसे हम किसी बच्चे को बोलते हैं ना, जैसे हम किसी बच्चे को इस तरह की लैंग्वेज आती है ना, कोई भी सवाल में आती है, एक चार्ज सर्कुलर पाथ रेडियस, तुरंत सुनते ही आदमी के दिमाग में पहला क्लिक ये करता है। तो ये शायद ये ज्यादा कॉमन है अपने लिए। लेकिन आपको ये ध्यान देना चाहिए कि बी की वजह से चक्कर मार रहा है कि चक्कर की वजह से बी बन रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ कि चक्कर मार मार के बी प्रोड्यूस हो रहा है तो मामला ये बनता है। वो चक्कर मार मार के बी प्रोड्यूस हो रहा है क्या? नहीं, वहां क्या है, बी की वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा था। यस। तो मैं उसको गलत साबित नहीं कर रहा हूँ, वो अपनी जगह सही है और ये अपनी जगह सही है। केस तो आपको पहचानना पड़ेगा, सवाल उस बारे में होगा तो वो आंसर देना ही पड़ेगा। सवाल उस बारे में तो आंसर वो देना ही पड़ेगा, और सवाल इस बारे में तो आंसर फिर ये दीजिए। तो एग्जाम में ऑब्वियसली एग्जामिनर भी जानता है कि स्टूडेंट गलती कहाँ करने वाला है। ये क्योंकि सर्कुलर मोशन चार्ज सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ये सुनते ही पहला क्लिक ये वाला करता है, इसलिए आंसर एग्जाम में ये पूछा गया। संभाल लेंगे अब आप लोग, दोनों एक साथ लिखाने का मेरा उद्देश्य समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना? फिर बोल देता हूँ, यहाँ बी की वजह से चक्कर पड़ रहे थे, यहाँ चक्कर की वजह से बी प्रोड्यूस हो रहा है और जैसा केस हो वैसा काम करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बोलिए। ये वाला। हम्म वो भी करेगा बिल्कुल सही। इसमें पूरा कहानी रहेगा। एक्चुअली ये वाला जो चार्ज कर रहा है ना, ये बी जो यहाँ आया हुआ ना, वो इसके द्वारा प्रोड्यूस वाला नहीं है। ये तो कौन सा वाला एक्सटर्नल बी है जिसके इफेक्ट में ये चक्कर मार रहा है। और ये जो बी आपने यहाँ लिखा ना ये वाला, ये खुद इसके सर्कुलर मोशन से प्रोड्यूस होने वाला बी है। हम्म बिल्कुल सही है। हम्म दोनों रेडियस अलग ही होगा ना? नहीं नहीं नहीं, देखो ये वाला जो केस है, ये जो हम पढ़ रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल घूम घूम के पी बना रहा है, यहाँ पे हमारा चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से नहीं कर रहा है, किसी और वजह से कर रहा है। जैसे आज तेरे जो इलेक्ट्रॉन है, अभी तेरे एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे ना, वो इलेक्ट्रॉन क्यों घूम रहे हैं? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से घूम रहे हैं, या वो नहीं, वो उसमें एटम की वजह से घूम रहे हैं? एटम में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना। तो उनके घूमने का रीजन अलग था, और वो घूम कर ये क्या बना रहा है, वो बी बना रहा है। और यहाँ पर तो मामला ये है कि बी अपन लोगों ने लगा रखा था और उसके वजह से सर्कुलर पाथ कर रहा है। अगर ये अपना बी बना भी लेगा, सुनो सुनो, अगर ये अपना बी बना भी लेगा तो बताओ, इस बी में अगर ये अपना बी बना भी लेगा तो इसका खुद का बी इसके काम आएगा कि नहीं आएगा? ये भी निश्चित अपना बी बना रहा होगा। मैं समझ गया आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं अब ये सर्कुलर घूम रहा है,
दूसरों के बी की वजह से सर्कल घूमने लग गया। अब सर्कल घूम रहा तो ये भी बी बना रहा होगा, बिल्कुल बना रहा होगा। लेकिन इसके इस फॉर्मूला में, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में, ये इसका वाला बी है कि दूसरे वाले का बी है, दैट इज मीन। ठीक है, वो कहने का मैंने थोड़ा सा चीजों को थोड़ा कट शॉर्ट करके लिखा है, उसमें पूरी कहानी मेंशन होती है ना। सवाल में जैसे आपके मन में डाउट आया, सवाल में कोई डाउट ना रह जाए इसलिए पूरा लिख के दिया जाता है कि ऐसा है और ये मानिए और ये मत मानिए, समझ रहे हैं। थोड़ा सा मैं तो टाइम बचाने के चक्कर में थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा दिया, मतलब उसमें सब लिखा रहेगा जो भी है ना, पूरी कहानी सुनाई जाएगी। पैराग्राफ टाइप होता है ना, ऐसे हो रहा है फिर ऐसे है और ये मत, ये कंसिडर नहीं करना है, ये करना, पूरा लिखा रहता है ताकि डाउट नहीं रहे। वरना फिर डाउट रहेगा तो फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। जैसे कोई आदमी बोलेगा सर इसमें जैसे भी आपने बोला ना, तो फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना कि यार इसमें मेंशन तो करो आप। तो वो तो मैं क्लास में थोड़ा छोटे में लिखा दिया, बाकी वो सब पूरा मेंशन होता है। जैसे अपन देखो कोई सवाल करते हैं तो जैसे वो अपन ने याद है तार वाला सवाल किया था, याद है वो स्लाइडिंग उस पर रखा था इंक्लाइन। तो वहां पे उसमें सवाल में मेंशन था कि फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि अगर मैं फ्रिक्शन नहीं है बोल भी नहीं रहा हूँ और फ्रिक्शन कंसिडर भी नहीं करा तो कोई बच्चा आर्ग्यू करेगा, अरे सर इसमें तो फ्रिक्शन तो लगाया नहीं आपने। तो वहां फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करवाना एग्जामिनर को, तो वो क्या लिख देगा ब्रैकेट में, फ्रिक्शन को कंसिडर मत करिए या फ्रिक्शन इज जीरो, कुछ लिख देगा, इशारा कर देगा। तो कई बार अपन लोग टाइम बचाने के चक्कर में वो लिखते नहीं, बाकी लिखा रहेगा पूरा। ठीक है, वो आप पढ़ते हो मोशन में बॉल ऊपर जा रही है बॉल नीचे आ रही है, तो उसमें क्या होता है, एयर का फ्रिक्शन आप कंसिडर करते हैं कि नहीं करते हैं, जनरली नहीं करते हैं, वही वाली बात है। ठीक है, पूरा मेंशन रहेगा, और नहीं रहेगा तो फिर डाउटफुल हो जाएगा क्वेश्चन। फिर वही बात होगी सर दो आंसर संभव है कि ये मानेंगे तो ये आ जाएगा, नहीं मानेंगे तो ये आ जाएगा, वो वाला मामला। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले रहे हैं, बोले। हम्म, हाँ ये बी एक्सटर्नल है और ये बी खुद इसने प्रोड्यूस किया वो है। ये बी एक्सटर्नल है और ये बी खुद इसने प्रोड्यूस किया वो है। बराबर, बढ़िया आगे। एक कॉमन क्वेश्चन बुक्स में ये भी अवेलेबल है कि मैग्नेट के अंदर कितने पोल होते हैं, दो पोल, है ना। जैसे सत्यनारायण की बात, उसमें भी दो ही पोल होते हैं। और इवन सोलेनोइड वगैरह आपने पढ़ा था, उसमें भी दो ही पोल होते हैं, पता है ना आप लोगों को, दो पोल होते हैं। दो पोल तो सब सामान्य बात है। किसी बुक में सवाल पूछा हुआ है कि दो से ज्यादा पोल लाना संभव है कि नहीं है, मैग्नेट में दो से ज्यादा पोल हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। उसमें थोड़ा कलाकारी करेंगे तो दो से ज्यादा पोल बनाए जा सकते हैं, कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर लिखाऊंगा एक सवाल के थ्रू दिखाता हूँ। देखो ना, जो नेचुरल मैग्नेट होता है ना, बार मैग्नेट, उसमें तो दो से ज्यादा पोल लाना संभव नहीं है। लेकिन जो सोलेनोइड है ना, उसमें थोड़ा सा बेईमानी करके हम दो से ज्यादा पोल ला सकते हैं, कैसे मैं दिखाता हूँ फिर लिख पाऊंगा। जैसे मान लीजिए सोलेनोइड है, ये देखिए करंट वरंट चल रहा है बढ़िया, ठीक है। सॉलिड तार आगे वाला, डॉटेड तार पीछे वाला है। हाथ घुमा के पोल बताएंगे मुझे, हो गया। कितने पोल हैं, बहुत सारे कि दो ही हैं? बिल्कुल ऑर्डिनरी वाइंडिंग के अब दो ही रहेंगे, नेचुरली ऐसा ही होता है। तुमने बोला भाई तू ज्यादा पोल लेके आ, ज्यादा पोल लेके आने के लिए मुझे थोड़ा सा इसमें कलाकारी करनी पड़ेगी, कैसे, ध्यान दें। ध्यान दीजिए, मैंने वाइंडिंग में थोड़ा सा बेईमानी किया है, कैसे, ध्यान दीजिए। करंट यहाँ से चढ़ा, करंट यहाँ से ऊपर जाएगा, करंट यहाँ से ऊपर जाएगा, पीछे से करंट नीचे आएगा। और अब ईमानदारी की बात तो ये थी कि पीछे से करंट नीचे आया तो अब शायद तार को आगे से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया, तार पीछे से नीचे आया, क्या तार को पीछे से ऊपर भेज दिया। डोटेड तार पीछे वाला है, जानबूझ के ऐसा किया, और करने के बाद क्या करंट अब यूं आएगी नीचे, आराम से देख लो ना, आएगी कि नहीं आएगी। तो आई थिंक वाइंडिंग पैटर्न में कुछ चालाकी करके मैंने, आई थिंक मुझे टर्न्स के मैंने दो सेट पैदा कर दिए। यहाँ पे मैंने टर्न्स के क्या दो सेट पैदा कर दिए। इस सेट ऑफ टर्न्स में करंट यूं चल रहा है और इस सेट ऑफ टर्न्स में करंट यूं चल रहा है। हाथ घुमाएंगे, इस वाले सेट में हाथ घुमाएंगे, इस वाले में कमा, ये हो जाएगा। बोलो दो पोल की तीन पोल। तो अगर आप ईमानदारी से वाइंडिंग कर रहे हैं जो नेचुरल तरीका उससे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दो ही बनेंगे। लेकिन अगर आप जिद करोगे तो दो से ज्यादा पोल ला सकता है क्या? बिल्कुल ला सकते हैं। और कैसे आएंगे ये, ईमानदारी से कि बेईमानी से? बेईमानी से। वाइंडिंग बटन में थोड़ी सी कलाकारी करके तीन क्या हम ज्यादा भी ला सकते हैं। और देखो, ये देखो, करंट यहाँ से ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, पीछे से करंट नीचे आई, और क्या पीछे से ऊपर चली गई। अब सामने से नीचे आएगी, सामने से नीचे आएगी, करंट सामने से नीचे आई। अब ईमानदारी की बात तो ये थी कि तार को पीछे से ऊपर जाना था,
क्या मैंने उसको सामने से ऊपर भेज दिया? तार को यहाँ नीचे आने का यहीं से मोड़ के ऊपर भेज दिया तो क्या करंट यूं चलेगी? इस बार आप देख रहे हैं मैंने करंट के 3 सेट पैदा कर दिए हैं, एक सेट, दूसरा सेट और तीसरा सेट। अब आप हाथ घुमा के देख लीजिए, इस वाले पोर्शन में ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा और इसमें ये हो जाएगा। 3 पोल की 4 पोल, 4 पोल। कुल मिला के मुझे आपको मैसेज देना है कि अपन लोग अगर इसको टेक्निकली बोलेंगे तो सोलेनॉइड में वाइंडिंग पैटर्न में चेंज करके हम चाहे तो ज्यादा पोल ला सकते हैं। ये मेरा जवाब है। तो अगर कभी कोई पूछता है कि 2 से ज्यादा पोल लाना संभव क्या असंभव, संभव है। ऑब्वियसली नेचुरल तरीके से नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा वाइंडिंग पैटर्न में कलाकारी से ला सकते हैं। हाँ भैया, फ्रेम को मोड़ दें? नहीं नहीं नहीं, फ्रेम को मोड़ने से कैसे होगा? अच्छा यूं फ्रेम को यूं कर दें तो उसको सोलेनॉइड नहीं बोल पाएंगे ना हम लोग। सोलेनॉइड के लिए क्या चाहिए? सिलेंड्रिकल फ्रेम होना चाहिए। फिर तो वो तो जैसे तो आप मटेरियल को सर्कल कर दोगे तो वो तो टोरड भी बन जाएगा। तो फ्रेम को मोड़ना सोलेनॉइड कब बोलेंगे? ये फ्रेम होना चाहिए ना। हाँ भैया, किसका? इसका? हाँ बोले, इस वाले का? अच्छा आप कह रहे हैं यहाँ दो जगह साउथ, दो दो साउथ बन जाएगा। दो साउथ नहीं बनेगा, आखिर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना, वैसे भी आपको पता होगा एंड पे जो होता था, ठीक आधा आधा हो जाता था। या यूं समझो आप, तो जितना बी यहाँ बनेगा क्या उतना ही बी यहाँ बनेगा ना। चीजों को समझो, मान लो ये 100 टर्न है, तो मान लो ये 100 टर्न है, तो जितना बी यहाँ बनेगा उतना ही बी यहाँ बनेगा। तो जितना बी ये दे रहा है उतना ही बी ये दे रहा है, तो आई थिंक जितना मैग्नेटिक मोमेंट इसका होगा उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट इसका होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ दो साउथ नहीं, सिंबॉलिकली एक कॉमन साउथ हो गया एक दोनों का। तो आप ये मत समझो कि ये डबल स्ट्रेंथ का नहीं हो जाएगा। मैं समझ गया आपके दिमाग में क्या आ रहा है। आपको लग रहा है कि सर ये एक साउथ इसका एक साउथ बोले तो जैसे ये एम है तो ये 2m हो जाना चाहिए, ऐसा विचार आ रहा है ना आपका? नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर डाइपोल कैसे सेट होगा? डाइपोल होने के लिए क्या होना चाहिए? -m और +m। तो यूं समझो ये साउथ जो है ना इसका है ना इसका है, क्या वो कॉमन साउथ है? यूं समझो आप इसको। आ रही मेरी बात समझ में? क्योंकि मान ले इसने फील्ड बनाया इधर 100 टेस्ला और ये भी फील्ड बना रहा है 100 टेस्ला, तो ये पोर्शन अगर सेम फील्ड बना रहा है तो आई थिंक दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम रहा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पे 2m डबल पोल स्ट्रेंथ नहीं हो सकती ना। आ रही मेरी बात समझ में? तो वो बेसिकली साउथ यूं मत बोली कि इसका है किसका, यूं बोली कॉमन साउथ है, यूं बोल सकते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर बना लीजिए, मेंशन कर लीजिए चाहिए तो।
हाँ, ये लिखा है सबने, लिख दीजिए। मोर देन टू पोल्स आर पॉसिबल बाय चेंजिंग वाइंडिंग पैटर्न। मोर देन टू पोल्स आर पॉसिबल बाय चेंजिंग वाइंडिंग पैटर्न्स। बाय चेंजिंग वाइंडिंग पैटर्न, है ना, इसको समझ में आ जाए। फिर से बोलूं, बाय more than two poles can be produced by changing winding pattern। winding pattern मतलब लपेटने का तरीका चेंज कर। ओके, अभी आपको ध्यान है हम लोग ये वाला रिलेशन पढ़ रहे हैं ना, ये वाला m/l बराबर q/2m। पता है ये रिलेशन हमारे लिए बहुत बहुत ही यूजफुल है। बड़े बड़े सवालों को इससे एकदम इशारे में किया जा सकता है, और ये रिलेशन हर जगह लग जाएगा। यस, एक सिंगल चार्ज घूमे तो भी लग जाएगा, डिस्क घूमे तो भी लग जाएगा, स्फीयर घूमे, सिलेंडर घूमे, रोड घूमे, बिंदास से रिलेशन लगा सकते हैं। इसको लेकर के सवाल कैसे करते हैं उसका आइडिया बोलता हूँ आपको। एक जेई का क्वेश्चन लिखे कि लिख दो कि मेटल डिस्क, या सुनो सुनो डिस्क लिख दो बस, डिस्क, मेटल डिस्क नहीं, डिस्क, मास स्मॉल m, रेडियस स्मॉल r। मास स्मॉल m, रेडियस स्मॉल r, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कैपिटल Q। कॉमा लगा के लिख दो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज स्मॉल q। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज स्मॉल q is rotating with omega, rotating with omega as shown, rotating with omega as shown। find its magnetic moment, find its magnetic moment। ठीक है, ऐसा मैंने आपको बोला है। अब इसको मैं विजुलाइज कराता हूँ सवाल को, और ये सवाल खास क्यों बताता हूँ। ये कोई डिस्क है मान लीजिए, डिस्क का मैंने शेडिंग कर दिया, इसका सेंटर हो जाएगा, और डिस्क की डिटेल क्या है, क्यू, एम और आर, ये इसकी डिटेल है। क्यू चार्ज कहाँ है, एक जगह या पूरा स्प्रेडेड है, पूरा एकदम यूनिफॉर्मली है, और इसका मास एम है और इसकी रेडियस कितनी है, आर हो गई। और ये डिस्क जो है ना इसके अबाउट घूम रही है, ये देखिए डिस्क जो है इसके अबाउट घूम रही है, और डिस्क घूम रही है तो हमसे पूछ रहे हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट लाइए। सीन समझ में आया क्या? ये देखो मेरे हाथ को मान लो, बना लो एक बार फोटो, फोटो बना लें एक बार। ओके, इसको यूं समझो ना, जैसे मेरे हाथ को एक डिस्क मान लो, और ये हो गया रोटेशनल एक्सिस, ये वाला पेन। बोलिए ऐसा ऐसा कर घूम रहा है ना हाथ, ऐसा यूं यूं घूम रहा है। और अगर यूं घूम रहा है तो हमने बोला कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। पहला दिमाग में तो सवाल ये था, बोले मैग्नेटिक मोमेंट बन कहाँ रहा है, पहले तो ये बताओ मैग्नेटिक मोमेंट क्यों बन रहा है। यस, अभी अभी हम टॉपिक पढ़ के आए थे, कोई भी चार्ज सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो क्या वो मैग्नेटिक मोमेंट बनाएगा? वो तो बी भी बनाएगा, और वो तो मैग्नेटिक मोमेंट ही बनाएगा। तो हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट तो बनता है, क्यों बनता है देखो ना। इसके ऊपर जो भी, जैसे मेरा हाथ है ना, मेरे हाथ पे जो भी चार्ज, मान लो मेरे हाथ पे पूरा चार्ज चिपका हुआ है, ठीक है ना, तो अगर मेरा हाथ अगर यूं रोटेट करेगा तो बोल इस पे चिपका हुआ हर चार्ज क्या सर्कुलर मोशन कर रहा होगा? यस। और हर चार्ज सर्कुलर मोशन कर रहा है, चार्ज सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, क्या एम बनना चाहिए? यस। और एम बनना चाहिए, एम का आंसर किस में देना है मुझे, एफ में या ओमेगा में? ओमेगा में, ऑब्वियसली आपने ओमेगा दिया तो ओमेगा में देना पड़ेगा। तो आप जानते, मैंने अभी भी पढ़ाया था, एम क्या था वो, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बटू, ये लिख देंगे, और ये गलत है। गलत क्यों सुने, फॉर्मूला बिल्कुल सही है। पता है ये आंसर कब सही होता है, जब पूरा क्यू चार्ज एक सिंगल रेडियस आर पे घूमता। पूरा क्यू चार्ज, पूरा क्यू चार्ज एक सिंगल रेडियस आर पे घूमता, तो बिल्कुल ये आंसर बिल्कुल सही था। लेकिन आज पूरा क्यू चार्ज एक सिंगल रेडियस आर पे नहीं घूम रहा है, क्या सब लोग अलग अलग रेडियस पे घूम रहे हैं? यस। जैसे जो चार्ज यहाँ चिपका है वो इस पे घूम रहा है, जो चार्ज यहाँ है वो इस पे घूम रहा है, ये चार्ज यहाँ पे, बोलिए सब लोग सेम रेडियस की, अलग 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 अलग, इसलिए फिर ये लिखना गलत हो जाएगा। हाँ, ये आंसर पता है कब कब सही हो जाता, अगर मैं बोलता कि रिंग घूम रही है, क्यू चार्ज चिपका हुआ है, तो बोले चार्ज कहाँ होता है, क्या सिर्फ आर रेडियस पे होता ना, तो बोलिए क्या ये आंसर हो जाता? यस। अरे मतलब डिस्क भी घूम रही है लेकिन चार्ज पर उसकी पेरी पेरी पे चिपका होता।
समझ रहे हैं? मतलब ऐसे ट्विस्ट मारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं बोलता कि डिस्क ही है लेकिन उस चार्ज सब जगह स्प्रेडेड नहीं है, केवल यहाँ बाउंड्री पे है, तो तब भी क्या ये आंसर हो जाता? क्योंकि तब भी क्यू चार्ज किस पे घूमता, अलग रेडियस या सिंगल रेडियस? तो मेक श्योर आप जो पढ़ के आए वो क्या है, क्यू चार्ज सिंगल रेडियस आर पे घूम, तो ये आप बहुत अच्छा आंसर है। लेकिन अभी मेरे यहाँ शायद ऐसा नहीं है, इसलिए आंसर गलत है। ठीक है, अभी गलत है। अब क्या करें, इसका आंसर बनाना है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, जैसा प्रॉब्लम वैसा सॉल्यूशन। क्या प्रॉब्लम है? क्या रेडियस इज वेरिएबल? रेडियस इज वेरिएबल, आपका चार्ज अलग अलग रेडियस पे घूम रहा है, इसमें मैं काम नहीं कर पा रहा। तो इसका एक प्रॉपर तरीका तो क्या होगा कि एलिमेंट पकड़ो, एलिमेंट पकड़ो फिर काम करो। आई थिंक वो सब करना आसान तो है, लेकिन उसमें कहने की टाइम ज्यादा लगेगा। इसको वो फॉर्मूला बता, तुरंत ले आएगा बिना इंटीग्रेशन के। कैसे? आइए। यस, यू नो एम बराबर क्या पढ़ रहे थे आप लोग? क्यू बाई टू एम इंटू एल, ये पढ़ रहे थे क्या अभी? ये फॉर्मूला आप बिंदास लगा सकते हैं, सिंगल पार्टिकल के लिए भी, रिंग के लिए भी, डिस्क के लिए भी, गोला के लिए भी, सबके लिए लगा सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट है। आ जाओ। क्यू तो क्यू है, टू एम तो टू एम है। एल को क्या मैं आई ओमेगा लिखूं क्या? एल, आगे बढ़ो, क्यू बाई टू एम। आई कितना लिखते हैं इसका? एम आर स्क्वायर बाई टू, और ये ओमेगा की जगह ओमेगा, काट पीट करके देख लो, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई फोर। ये मेरा आंसर है, ये करेक्ट आंसर है। अगर आप इंटीग्रेशन करते ना एलिमेंट वगैरह लेके, तो भी ये आंसर आएगा। तो आई थिंक आप खुद देखो ना, इंटीग्रेशन करना एलिमेंट लेना की तुलना में क्या ये बहुत आसान है? मतलब ये तो एकदम वर्बली एकदम इजीली आ जाएगा। इंटीग्रेशन करना वगैरह की तुलना में तो ये बहुत आसान है। तो मेरे को लगता है हमें इससे करना चाहिए। ये गलत क्यों है मैंने बता दिया, और उसके बाद ये सही क्यों। देख रहे हैं इसका इसका इंपॉर्टेंस, देख रहे हैं आप? ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है। बिंदास लगाइए आप इसको, इसको आराम से किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाइए। सिंगल पॉइंट चार्ज घूमेगा तो लगाइए, सिलेंडर घूमे, तुम्हारा रोड घूमे, डिस्क घूमे, स्फीयर घूमे, आराम से लगाइए। हाँ भैया, रेडियस मैं नहीं समझा, अच्छे से पूछो। इस जगह, यहाँ, हाँ हाँ हाँ, रेडियस तो ऑब्जेक्ट का लेंगे ना, इसमें सब सेटल हो गया। सुनो सुनो, मैं समझ गया। आपका जो मास है वो भी रेडियस आर पे तो नहीं है, वो दिमाग में आ रहा होगा आपके। लेकिन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बोल रहे हो मुझे, एम आर स्क्वायर बाई टू, क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को कंसीडर करने के बाद आया है? वैसे भी अगर पूरा मास केवल आर रेडियस पे चिपका होता, तो आई थिंक तेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता। याद है ना, एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर। अरे अगर आप मुझे एम आर स्क्वायर बाई टू बताए हो, तो क्या मान के बताए हो? क्या सारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कंसिडर करने के बाद बताए हो आप मुझे? तो उसमें सब शामिल हो गया। मतलब कहने का मतलब यह है कि तुझे सिर्फ बिना दिमाग लगाए क्या लिखना है इसके बाद, तुझे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। सब अपने आप सेट हो गया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेट हो गया, मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेट हो गया, सब कुछ सेट हो गया अपने आप, तुरंत आंसर। क्या मैसेज क्लियर है? बात चल रही तो और कर लेते हैं हल्की सी बात। अब बात चल रही तो उसने पूछा तो और बोलता हूँ मैं। बोलो। जैसे अभी डिस्क घूमा तो आपका आंसर ही आ गया। मान लीजिए रिंग घूमता तो क्या आंसर क्या होता? रिंग घूमता तो क्या आंसर ये हो जाता सीधा। और इससे भी गलत तब भी हो जाता, क्योंकि आई को क्या लिखते हैं आप? एम आर स्क्वायर। एम आर, तो बोलो इससे भी गलत तो भी वही आंसर आता ना भाई। लेकिन हम करते ही नहीं, हम तो फिर सीधा ही बोल देते भाई। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर, उसको पता है कि वो फॉर्मूला कब है, जब पूरा क्यू चार्ज तेरे को सिंगल रेडियस आर पे घूमे तो फॉर्मूला लगा है। ठीक है, ये भी हो जाएगा। मान लो स्फेयर घूमे, स्फेयर घूमे, तब भी आप ये अप्रोच कर सकते हैं। और अप्रोच में यहाँ आई की जगह स्फेयर का आ जाएगा। स्फेयर भी आप जानते हैं 2/5 एम आर स्क्वायर या 2/3 एम आर स्क्वायर चलता है ना आप लोगों को। और उसमें भी कलाकारी है, थोड़ी सी ध्यान रखें, सुने आराम से। अगर मैंने कहा होलो स्फेयर घूम रहा है, होलो स्फेयर घूम रहा है, कितना आएगा? 2/3 आ जाएगा, हर आदमी कर लेगा। मैंने कहा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर घूम रहा है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज ये सब जगह है, तो 2/5 आ जाएगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। होलो में 2/3 आ जाएगा, ऑब्जेक्शन नहीं है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में 2/5 आ जाएगा, ऑब्जेक्शन नहीं है। मैंने कहा सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है, तो सॉलिड तो है, फिर भी यहाँ पे 2/3 आएगा। कारण, हाँ, सॉलिड स्फीयर है, लेकिन आपको पता है ना चार्ज कहाँ है, अंदर में कि सरफेस पे। तो सॉलिड स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर होने के बावजूद भी जब उसका मामला सेट करेंगे तो 2/5 मत लिखना सॉलिड बोल के, क्या लिखना पड़ेगा? 2/3। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है भाई? होलो स्फीयर में किसी को कंफ्यूजन नहीं आएगा, होलो में थोड़ा आदमी 2/3 लिखेगा, उसमें मेरे को कुछ सिखाना नहीं है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में भी हर आदमी क्या लिखेगा?
2/5, उसमें मुझे कुछ सिखाना नहीं, मुझे क्या सिखाना है, सॉलिड कंडक्टर। ऑब्वियसली सॉलिड है तो बच्चे के दिमाग में आएगा यार सॉलिड गोले का तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोले वो 2/5 सिखाया सर लोगों ने तो वो लिखना चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ वो लिखना चाहिए, मगर चार्ज कहाँ पर है, तेरा मास तो पूरा अंदर अंदर में है, लेकिन तेरा चार्ज कहाँ पर है, चार्ज केवल तेरे सरफेस पे। इसीलिए क्या सॉलिड कंडक्टर होने के बावजूद भी वो होलो स्फीयर की तरह बिहेव कर रहा है, सॉलिड कंडक्टर होने के बाद भी वो होलो स्फीयर की तरह बिहेव कर रहा है। इसीलिए सॉलिड कंडक्टर में आपको यहाँ 2/5 नहीं लिखना है, 2/3 लिख के फिर जो भी आएगा आ जाएगा। सुन लिया सबने, अपने हिसाब से लिख लो जो भी ठीक लगता है, मैंने सारा बोल दिया इसमें। होलो स्फीयर में डाउट नहीं है, सॉलिड नॉन कंडक्टर में भी डाउट नहीं है, अपने हिसाब से मेंशन कर लो जो भी आपको लिखना है ताकि याद रहे। ये सब सवाल है बुक्स में ना, कभी वो स्फीयर घुमाएगा, कभी सॉलिड स्फीयर घुमाएगा, कभी होलो स्फीयर घुमाएगा, कभी डिस्क घुमाएगा, कभी रिंग घुमाएगा। और मैं तो कहूंगा सब छोड़ के बस एक ही फॉर्मूला पकड़ लेना, तुरंत आंसर ला के देगा, ना कोई इंटेंशन करने की आवश्यकता है ना ज्यादा सोचने की आवश्यकता। और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब सेटल हो गए हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन आपका कहाँ था कहाँ नहीं था, अंदर था बाहर, सब सेटल हो गया है। आप तो बस मजे से लगा दो, हो जाएगा। अपने हिसाब से मेंशन कर लेना भैया, कोई छूट नहीं जाना। होलो स्फीयर में आई क्या लेना है, सॉलिड नॉर्मल में आई क्या लेना है। तो सीखने वाली बात है, सॉलिड कंडक्टर में आई जो है ना वो में 2/3 लेना है, क्योंकि चार्ज केवल कहाँ पर है, सरफेस। तो ये हमारा, पढ़े आगे, लिख लो फटाफट से। ये हमारा टॉपिक भी क्लोज हो गया है। अब जरा वापस से मैं प्लान बताता हूँ आपको आगे का। हम्म हम्म हम्म। आर वेरिएबल होगा तो क्यू भी वेरिएबल होगा। इशारा से तो वही बोलता हूँ ना, किसी को इंडिकेशन से करना है तो इंडिकेशन का इशारा भी सुन लो, किसी को इंडिकेशन से करना है तो वो इशारा भी सुन लो। ये आपकी डिस्क थी ना, ये आपकी डिस्क थी ना, तो पहले ऐसा करते हैं, एक रेडियस एक्स पे खेलते हैं। रेडियस एक्स पे मैंने एक रिंग मान लिया, इसकी थिकनेस कितनी है, dx। ओके, इस dx रिंग पे कितना चार्ज होगा जरा पता करें। यस, क्यू चार्ज कहाँ फैला हुआ है, पाई आर स्क्वायर में। क्यू चार्ज कहाँ फैला हुआ है, पाई आर। क्या तेरी ये चार्ज डेंसिटी आ गई है, तो तेरे चार्ज से मल्टीप्लाई कर, तेरा चार्ज कितना है, 2 पाई x इंटू dx। बहुत अच्छा, क्या इस ब्लू रिंग का चार्ज आ गया, ये शेडेड वाला, ये आ गया। और बस, और ये चार्ज कहाँ घूम रहा है, बहुत सारे रेडियस के सिंगल रेडियस एक्स पे, सिंगल रेडियस एक्स पे। तो बताओ इसका क्या मैं एम लिख सकता हूँ ना, ये रहा फॉर्मूला। अब देखो क्या आएगा, लिख दूं सीधा, डी क्यू लिख देता हूँ, ये क्या तैयार हुआ, डी क्यू, ठीक है ना। डी क्यू, हाँ जी, ओमेगा इंटू क्या एक्स स्क्वायर अपॉन क्या 2। समझ में आ रहा है क्या, डी क्यू तो ये तैयार हो गया, और ये क्या लिख, समझ में आ रहा है डी क्यू कैसे तैयार किया। और ये छोटा सा डी क्यू घूम रहा है उसकी वजह से कितना बनेगा, चार्ज ओमेगा, और जिस रेडियस पे घूम रहा है अपॉन 2, ये तो इसका मोमेंट है। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक, क्या नेट मोमेंट आ जाएगा। अब इसको यहाँ सेट करके देख लो, तसल्ली से घर पे करके देख लेना, आपको कंफर्म ये आंसर आएगा। तो इंटीग्रेशन से करना भी आसान ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिस हमारी थोड़ी सी कम रहती है इंटीग्रेशन वगैरह, तो अवॉइड कर सकते हैं, करने में कोई बुराई नहीं है, कर सकते हैं उससे भी, मगर टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। पता लग रहा है ना कैसे होगा, पूरा बना देता हूँ। क्यू, 2q क्या आ रहा है भैया, 2q, पाई पाई तो कट जाएगा, 2q x, और dx और आर स्क्वायर ओमेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये आ रहा है ना। इसको इंटीग्रेट करना है 0 से r तक, 2 और 2 तो कट गया। ओके, q और ओमेगा और आर स्क्वायर तो बाहर आ गए बाहर, और अंदर क्या बच रहा है, एक्स क्यूब क्या होता है, x4/4, x क्यूब क्या होता है, x4/4, और इसमें लिमिट डालोगे आप कितनी, r और 0 समझ में आ गया होगा अब क्या होने वाला है, r4/4 बनेगा ना, कितना आ जाएगा, क्यू ओमेगा r² बाय 4, ये आंसर है। ये कर सकते हैं हम लोग ना, कर सकते हैं ना इस तरह से, ये आंसर आ जाएगा।
इसमें तो फिर भी इंटीग्रेशन कर लोगे आप ना, वो अगर गोला आ गया ना गोला, तो उसमें इंटीग्रेशन नहीं हो पाने वाला। यस, कारण समझो ना। अरे उसमें मौत मामला उलझने वाला है। गोला में क्या हो गया, जो चार्ज यहाँ चिपका है ये सब अलग रेडियस पे घूम रहे हैं, कहीं सबका रेडियस अलग अलग हो रहा है ना, और रेडियस भी अलग हो रहा है, और मान लीजिए यहाँ भी चार्ज फंसा तो रेडियस में भी रेडियस अलग अलग हो रहा है। तो फिर गोले का सवाल इससे हो ही नहीं सकता, डिस्क का तुम निपटा दोगे इससे। तो फिर स्फीयर का सवाल करने का एकमात्र तरीका क्या है, उसमें क्या है कि 3 डायमेंशन चली जाएंगे आपकी, उसमें दो दो वेरिएबल हो जाएंगे आपके, एक तो यू भी वेरिएबल हो जाएगा और एक यू भी वेरिएबल हो जाएगा। दो दो वेरिएबल हो जाएंगे तो फिर उनको समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब वो कर ही नहीं सकते, सीधी सी बात है। तो फिर वहां पे चलेगा, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, हो जाएगा। अब आएगा प्लान, सुन लो। बुक्स के हिसाब से बात करें अगर, अपने मॉड्यूल के हिसाब, मॉड्यूल में तो क्या है कि पूरा मैग्नेट करके एक ही चैप्टर बना रखा है। बुक्स में मैग्नेट के नाम पे 2 चैप्टर होते हैं। एक चैप्टर होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और एक चैप्टर होता है मैग्नेटिज्म। सुने, बुक्स के में 2 चैप्टर होते हैं, एक तो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और एक होता है मैग्नेटिज्म। बुक्स में जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर है उसके हिसाब से हमने वो चैप्टर पूरा कर लिया है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो लास्ट टॉपिक होता है बुक्स में, वो क्या होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सर्कुलेटिंग चार्ज, वो मैंने खत्म कर दिया। यूं समझो, किताब के हिसाब से पहला चैप्टर खत्म हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और किताब में जो दूसरा चैप्टर होता है मैग्नेटिज्म, उसमें हम 4 चीजें आपसे डिस्कस करते हैं मैग्नेटिज्म में। एक तो होता है बार मैग्नेट के बारे में, एक होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हमारे सिलेबस में है। इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे कि टेंजेंट गैलोमीटर है, मैग्नेटोमीटर है, साइक्लोट्रॉन है, ये 2-3 मशीन है, वो मैं पढ़ा दूंगा। इंस्ट्रूमेंट। एक होता है टाइप ऑफ मटेरियल, फेरो, पेरा, डाया, है ना, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उनकी करेक्टर्स वगैरह डिस्कस करते हैं, हिस्टेरिस वगैरह हम पढ़ते हैं, वो रहेगा फेरो, पेरा, डाया। तो यूं समझिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग क्लोज कर चुके हैं, और अगला चैप्टर जो मैग्नेटिज्म है उसमें हम लोग को मेनली आपसे 4 चीजें डिस्कस करनी है, 4 टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं, और उसमें भी एक टॉपिक को मैं करा चुका हूं आप लोगों को। तो बस यूं समझिए मैग्नेटिज्म में हमें 3 टॉपिक आपसे डिस्कस करने हैं, और हम अब शुरू करेंगे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। और ये तीनों टॉपिक यूं मान के चलिए करीब 5 लेक्चर में पूरे हो जाएंगे ये, ठीक है ना। मुझे लगता है इस वीक में या अगला वीक में चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ये पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, शुरू करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। धन्यवाद, थैंक यू।